इसके अंदर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक हल्का सा रिवीजन जो हमने कर लिया, आज इसका लास्ट है। कल से एक नई चीज़ें शुरू होंगी इसके अंदर, और आज में फीचर्स को पढ़ा करके कंप्लीट किया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की खास बातें क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, हल्का फुल्का रिवीजन। देन कुछ चीज़ें नई दिखेंगी इसके अंदर आपको। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? एक सेट है बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस का, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ किस चीज़ के लिए? गवर्नेंस ऑफ नेशन, जिससे नेशन को गवर्न किया जाता है, एंड साथ में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम इसके अंदर होता है, यानी पावर को बांटा जाता है 3 ऑर्गन्स में। तो 3 ऑर्गन्स कहाँ हैं? यहाँ दिए हुए, इन पे हम अभी बाद में आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और डेफिनेशन है कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। ऐसा कोई भी सेट ऑफ रूल्स जिस या रेगुलेशंस या फिर लॉ जिसके जरिए किसी कंट्री को गवर्न किया जाता है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली दोनों डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। और क्या है? ये बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, यानी ये वो लॉ है जिसके जरिए बाकी कानून बनाए जाते हैं इंडिया के अंदर, इसलिए इसको बेसिक लॉ बोला जाता है। ऑल लॉज आर मेड अंडर बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में जितने भी लॉज हैं वो बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बना हुआ उसके हिसाब से बाकी कानून बनाए जाते हैं, यानी कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं बन सकता, ठीक है। फंक्शन के जैसे मान लो कि कौन से कानून होते हैं और कौन से, जैसे कि मुस्लिम लॉ होता है मुसलमानों के लिए, ठीक है। क्या है? आईपीसी होता है, इंडियन पिनल कोड, पनिशमेंट के लिए, किसी को पनिशमेंट देनी उसके लिए कानून होता है इंडियन पिनल कोड, आईपीसी कहलाता है, ठीक है। सीपीसी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका जमीन प्रॉपर्टी वाला कानून होता है, ठीक है। तरीके से बहुत सारे, टॉर्ट है, जुरिस्प्रूडेंस है, अनगिनत है, टैक्स लॉ है, ठीक है। तो ये जितने भी कानून बन रहे हैं ना, वो किसकी गाइडलाइन के अंदर बनेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी वो खुद तो कानून है, पर इसने जितना बोला उसके बाहर वो अपना कानून नहीं बना सकते। ये सिर्फ बताता है कि भाई तुम इतना इतना कानून बना सकते हो, उसके बाहर नहीं बना। कानून बनाने का काम इसका नहीं है, कानून बताने का काम है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मेन फंक्शन होते हैं। अगर एग्जाम में पूछता, बहुत बेसिक चीजें नहीं पूछता वैसे, बस आपकी जानकारी के कॉन्स्टिट्यूशन कितने फंक्शंस करता है, तो 4 फंक्शंस होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। दूसरा होता है अमेंडमेंट, चीजों में चेंजेस लाना, अमेंडमेंट मतलब टू चेंज, ठीक है, द ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लॉ, उसको अगर आप चेंज करोगे तो अमेंडमेंट कहा जाएगा। चेंज तो चेंज है, ये चेंज यानी आप पूरा का पूरा बदल दो या नहीं। अमेंडमेंट में क्या होता है? आप कुछ चीजों को इनहेंस करते हो, ठीक है, लेकिन चेंज में क्या होता है? पूरा पूरा बदल भी सकते हो। उसके बाद क्या? आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी, और क्या? आइडियाज की बात करता है लोगों के, जैसे गांधी जी के आइडियाज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, बी.आर. अम्बेडकर साहब के भी जो आइडियाज थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में, जवाहरलाल नेहरू की भी बातें कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आइडियाज बताता है सबके, एंड फिलोसफी क्या होता है? बढ़ा चढ़ा के बात करना, ठीक है। फिलोसफी बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक्सप्लेन करना किसी चीज को बहुत ज्यादा, उसे हम फिलोसफी बोलते हैं सिंपली। तो ये क्या हो गया? ये कुछ 4 फंक्शंस हो गए कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें हर कंट्री को या इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज एवरी कंट्री नीड्स सर्टेन फंडामेंटल ऑर्गन्स। हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है, हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें भी कुछ फंडामेंटल ऑर्गन्स करने होते हैं। फंडामेंटल यानी कि बेसिक ऑर्गन्स पे बात करनी होती है। और बेसिक ऑर्गन्स क्या हमारी? यही है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बेसिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन टू कैरी, और हमें इंस्टीट्यूशन भी चाहिए। इंस्टीट्यूशन क्या हो गया बेटा हमारे केस में? इंस्टीट्यूशन हो गया गवर्नमेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट या गवर्नेंस, ये सब क्या इंस्टीट्यूशन है? टू कैरी आउट दीज फंक्शन। कोई भी लॉ है उसको चलाने के लिए कोई बॉडी तो होनी चाहिए। कोई लॉ ऐसे तो चल नहीं जाएगा भाई, तुम किसी से कुछ बोलो तो कहीं मैं तुम्हारा क्यों सुनो, ठीक है, जब तक आप अथॉरिटी या ऑफिसर नहीं हो, है ना। यही तो होगा ना। या अगर आपसे कोई पुलिस वाला कह रहा है कि गाड़ी साइड में करो तो आप करोगे। मैं खड़ा होकर कह रहा हूँ गाड़ी साइड में करो, तो कोई क्यों खड़े गाड़ी साइड में खड़ा करेगा? तो कोई पुलिस वाला तो हो नहीं। तो यू नीड सर्टेन इंस्टीट्यूशन टू वर्क ऑन दिस फंडामेंटल ऑर्गन्स, है ना, उसके ऊपर एक ऑर्गन्स लगता है। तो हमारे पास जो ये इंस्टीट्यूशन जो काम कराते हैं उनकी कुछ एग्जाम्पल दे रखी, जैसे कि हमें एजुकेशन के लिए हमें क्या चाहिए? इंस्टीट्यूशन चाहिए। और एजुकेशन क्या है? हमारा फंडामेंटल ऑर्गन, हक है ना हमारा। कोई भी बेसिक चीज क्या हमारा हक होती है, ठीक है, वो फंडामेंटल ऑर्गन हो गया। हेल्थ क्या है? बीमार हुए तो सरकारी अस्पताल हैं, वो क्या है? वो भी हमारा क्या है? फंडामेंटल ऑर्गन है। और इसके लिए हमें चला कौन रहा है? इंस्टीट्यूशन ही चला रहा है उसको भी। हम खुद से जाके डॉक्टर बन के खुद ही थोड़ी अपने इंजेक्शन लगा रहे हैं जाकर के, ऐसा होता है कभी नहीं ना। उसके बाद क्या? ट्रांसपोर्टेशन, हमें कहीं से कहीं जाना है तो क्या हम खुद ही ट्रेन उठा के चल देते हैं ड्राइवर बन के? ऐसा करते देखा कभी आपने? नहीं। इंस्टीट्यूशन होता है ना, अपॉइंटमेंट होते हैं सारे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, बिजली, बिजली भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बिजली में क्या? बिजली में भी जाहिर सी बात है, हमें जब बिजली चाहिए हम अपने घर से थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं उसको। हम बिजली काट नहीं सकते अपनी मर्जी से, हम बिजली लगा नहीं सकते, स्विच बंद करके अपने रूम का पंखा बंद कर सकते हैं। घर की बिजली काट सकते हैं बाहर से जाके? नहीं काट सकते। या किसी और के घर की काट सकते हैं? काट देते हैं बदतमीजी में, लेकिन काट नहीं सकते, है ना। वो कौन कर सकता है? वो गवर्नमेंट वाले कर सकते हैं। अब आइए अगला, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिफाइन करता है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई यहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है यहाँ लिखा हुआ है, बेसिक कानून है। कॉन्स्टिट्यूशन दूसरों को कानून सिखाने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन यहाँ दे दिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है यहाँ बता दी गई। अब हम पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिफाइन करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ऑर्गन्स के बारे में, तो हमने पढ़े ये ऑर्गन्स दे रखे हैं। और क्या स्ट्रक्चर कैसा है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है हमने पढ़ा है, डायर की बाइकैमरल, ये है ना, डायर की दो में बटा हुआ है, अक्सर 2 या 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 2 या 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पावर्स कैसी? पावर्स भी 3 हिस्सों में बटी है। पावर्स ही ऑर्गन्स ही क्या है? ये पावर्स हैं,
1 2 3 ये पावर्स हैं, 3 पावर्स हमारे पास। फंक्शंस क्या है, तो भाई ये जो पावर है ये फंक्शन कितना कर रही है, 1 2 3 ही कर रही है, तो फंक्शन भी हमारे पास कितना है, मेनली 3 है। और अगर हम ऐसे देखें बेसिक फंक्शन की बात करें तो 4 है, और ऑफिशियल फंक्शन की बात करें तो 1 2 3 है, ठीक है। अब और रिलेशनशिप विद पीपल, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, खाली लॉ बनाता नहीं है या लॉ लगाता नहीं है, ठीक है, या गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये लोगों के लिए भी है, लोगों के साथ भी दोस्ती करता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनके हक की भी बात करता है। उनके हक की बात किसी और कानून में नहीं की गई, सिर्फ किस कानून में की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। अब आइए अगला क्या है इसके अंदर, इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप का मतलब ये होगा कॉन्स्टिट्यूशन आपस में दोस्ती बनाए रखता है, किसकी, गवर्नमेंट और सिटीजन्स की, इंडिया के, तो ये होगी इंटर रिलेशनशिप। अब आइए, ऑर्गन्स ऑफ एनी गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन 3 थिंग। किसी भी गवर्नमेंट को चलाना हो तो 3 बेसिक चीजों की जरूरत होगी, लेजिस्लेचर की, जिसका काम है बनाना लॉ, टू मेक लॉ, लेजिस्लेट यानी टू मेक लॉ। और ये लॉ बनाने का काम इंडिया में कौन करता है, खासतौर से 2 बॉडीज हैं, पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको SLA बोला जाता है। स्टेट के अंदर पार्लियामेंट वाली ही फंक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, बस डिफरेंस क्या होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होती है और ये स्टेट में, ठीक है। ये बड़ी बॉडी है, छोटी। अब इसमें फर्दर लोकसभा राज्यसभा है, इसमें फर्दर 2 हाउसेज हैं, ठीक है, काउंसिल और असेंबली। इसमें 2 हाउसेज कौन से हैं, काउंसिल एंड असेंबली, ठीक है। हम इसके बारे में हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव क्या है, तो जो लॉ लगाने का काम करता है। तो इंडिया में कौन सी वो बॉडीज हैं जो लॉ लगाती हैं, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर और गवर्नर भी स्टेट के अंदर। तो 2 आपके सेंटर वाले हैं और 2 आपके ये आगे के 2 स्टेट वाले, क्लियर है। उसके बाद जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट और अपहोल्ड द लॉ, यानी लॉ को समझाना, अगर लॉ गलत है तो उसको सही करना, ये इसका काम है, ठीक है, लॉ को सही बताना। तो ये कौन करता है इंडिया के अंदर, 3 मेन कोर्ट्स हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो है ये सबसे ऊपर, देन हाई कोर्ट है स्टेट के अंदर, देन लोअर कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा भी मालूम है 12 कोर्ट्स होती हैं, ठीक है। विलेज में भी एक वैन वाली कोर्ट भी होती है, उसमें वकील जज साहब वैन में बैठ बैठ के फैसले देते हैं जगह जगह जाकर के। वो सब क्या होती है, क्या हम उसमें बाद में जाएंगे। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, फंक्शन पढ़ लिया, ऑर्गन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम आगे नेचर पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है बेटा, कासी फेडरल है, जो मैंने बोल्ड किया। ये एमसीक्यू में यहां से सीधे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 ही है कि कासी फेडरल। अभी हम बात करते हैं होता क्या, पहले पूरी लाइन पढ़ ले रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले क्या बोल रहे हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल मतलब होता है जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। फेडरल का सिंपल मीनिंग क्या होती है, जहां सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, विद यूनिटरी बेस। अब देखो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों एक ही काम कर रहे होंगे, तो यूनिटरी मतलब 1, यानी दोनों कर रहे हैं काम लेकिन एक चीज के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे कहीं पुल बनाना है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट के अंदर पुल बन रहा है, ठीक है। मान लो कहां बन रहा है, फॉर एग्जांपल झारखंड में पुल बन रहा है। अब झारखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पे, फंड, पैसे तो वही रिलीज करेगी ना, पैसे रिलीज करेगी, स्टेट को देगी, स्टेट उस पैसे से पुल बनाएगी। तो ये दोनों ने मिलकर कैसे काम किया, एक ने बनाया एक ने पैसे दिए, काम मिलकर किया। तो ये क्या फेडरल फंक्शन हो गया इंडिया का। और यही नेचर को हम कहते हैं, इस तरह के नेचर को जहां दोनों गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं उसको हम कहते हैं कासी फेडरल। कासी मतलब होता है सिंपल वर्ड में मिक्स, कासी मतलब होता है मिक्स ऑफ सर्टेन थिंग। अब क्या है, मान लो कि कोई जज नहीं है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए जज का अगर काम कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कासी जज। तो ये जो कासी वर्ड है ये लीगल वर्ड है, इसका मतलब ये होता है। अब ये कैसे हो सकता है सर, जैसे मैं या आप तो जज है नहीं, क्या हम जज की तरह कर सकते हैं, बिल्कुल। लॉ में कुछ प्रोविजन है जहां मेडिएशन होता है, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं तो मैं जज तो हूं नहीं फिलहाल, ठीक है। तो कोर्ट में एक मेडिएशन सेंटर है, मेडिएशन सेंटर में जो सुलझाते हैं, मेडिएशन सेंटर बेसिकली शादी वादी में डाइवोर्स वोर्स के मसले होते हैं ना, वो ज्यादातर सुलझाता है। हस्बैंड वाइफ तलाक लेना चाह रहे हैं या कुछ, तो उसमें क्या है, जज साहब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजों में जज साहब पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। वो कहाँ औरतों और मर्दों के मसले सुलझाते रहेंगे, वो और काम नहीं करेंगे जज साहब। तो उन्होंने ये सारा काम किसको दे दिया, ये पावर ड्राइव कर दिया एडवोकेट्स को। कोर्ट के अंदर ये जो मामले हैं ना, यानी जो झगड़े सुलझाओ, लड़ाइयां देखो औरतों की और आदमियों की, वो जो है वो हम लोग के ऊपर होता है, वकीलों के ऊपर। हम लोग बैठ के समझा रहे होते हैं, हम लोग जज की पोजीशन पर उस टाइम बैठे होते हैं, हमारा फैसला जो होता है वो हम जज को बताते हैं, जिस भी जज ने हमें केस दिया है, और वो जज उस फैसले पे अपने साइन कर देता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम क्या होते हैं, जज होते हैं। हमारे फैसले वो नहीं पूछता है पार्टी से कि भाई ये जो उन्होंने फैसला दिया सही है गलत। हमने जो फैसला दिया है आपसे बातचीत करके कि भाई डाइवोर्स लेना है नहीं लेना है, इसका पूरे 1 साल का प्रोसेस होता है। एक दिन में डाइवोर्स नहीं होता, 1 साल तक आपसे समझाया जाता है, कोशिश की जाती है डाइवोर्स ना ले, मतलब मेडिएशन सेंटर में बेसिकली यही होता है। वो सारी चीजों में हम क्या वर्क कर रहे होते हैं, कासी वर्क कर रहे होते हैं। वी आर नॉट जज बट एट दैट टाइम वी आर जज, ठीक है। तो इसको हम कासी फंक्शंस। ऑनलाइन क्लियर है बेटा, चलो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट पे आओ। गवर्नमेंट के कितने हिस्से हैं, ऑर्गन्स भी है, टीयर्स मतलब भी और सब पार्ट अगर करो तो गवर्नमेंट के मेनली 3 आपके टीयर होते हैं, 3 मेन हिस्सों में बटी हुई गवर्नमेंट। सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड नंबर पे कौन है, पंचायत है और जिला परिषद है। इसमें जो एक और एडिशनल है जो कि रिसेंटली ऐड हुई है वो है म्युनिसिपैलिटीज। तो आप चाहो तो ऐड कर लो, वरना थर्ड लेवल पे ये 2 हैं और तीसरे यहाँ इसी पे एंड म्युनिसिपैलिटीज भी आप लिख सकते, ठीक है।
म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, ये सारे जो है वो एक ही पार्ट होते हैं ना, नगर निगम वाले। बी आर अम्बेडकर इज रिकॉग्नाइज एज, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बी आर अम्बेडकर कौन है? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। हु इज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर। तो हु इज मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर मैं पूछूं, फादर है तो क्या मदर भी है कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन में मदर भी है, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। अभी पहले ऊपर पढ़ो या यही पढ़ लो पहले, हु इज द मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दो बार ये क्वेश्चन आया, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फादर है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है पूरे शायद वर्ल्ड में ही जिसमें अकेले मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की, मतलब मदर की भी बात की। अक्सर आपने पढ़ा होगा साइंस में फादर, मैथ में फादर, ठीक है, लेकिन मदर के बारे में नहीं पढ़ोगे। मदर इसमें मिलेंगी आपको भिकाजी रुस्तम कामा, ये इनका नाम है, इंडिया की थी है, और इनको मैडम कामा के नाम से जाना जाता था। ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल अदा की थी, ठीक है, इंडिया की आजादी में। ये वन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर भी थी। इनको कंसीडर, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसके फ्रेमिंग में भी अपने इनपुट देती थी बहुत ज्यादा जाकर के। इनको ही बना दिया गया मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बी आर कामा आ जाए या भिकाजी रुस्तम कामा आ जाए, मैडम कामा आ जाए, या सिर्फ कामा आ जाए, यही आंसर होगा आपका, मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऊपर आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा सब्जेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड फादर ऑफ द ऑल लॉज। जितने भी लॉज हैं इंडिया के अंदर, उनमें फादर कौन है, उन लॉ का बाप कौन है? वो कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक लॉ ऑफ लैंड है, सबको चलाता यही है, तो जाहिर सी बात है क्या हो गया, बाप का क्या काम होता है? घर को संभालना। ये क्या करते हैं? संभालते हैं, ठीक है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये है फादर। अब भाई फादर तो क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट भी जो मदर ऑफ ऑल लॉज है, ठीक है, तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मदर ऑफ ऑल लॉज के कैटेगरी में आता है, वो है जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। ये भी एक कानून है, लॉ की किताब है। इसके अंदर बेसिकली जो फिलोसफर्स लोग होते हैं दुनिया भर के, इंटरनेशनल लेवल के और इंडिया के भी, जिन्होंने लॉ को लेकर अपनी कुछ डेफिनेशन दी हुई होती है, जैसे नहीं होता पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशंस होती हैं। अगर किसी ने डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है तो वो किस सब्जेक्ट में डेफिनेशन देगा, उसके लिए जो सब्जेक्ट है उसे हम जूरिस्प्रूडेंस। वेरियस स्कूल्स की बात करता है कि आपको क्या गॉड पे बिलीव करना चाहिए, आपको किंग पे बिलीव करना चाहिए, इस तरह की जो बातें करता है, फिलोसफी जो झाड़ता है, वो जो है उसे हम जूरिस्प्रूडेंस को कंसीडर करते हैं। और ये क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का सब्जेक्ट है, मतलब पूरी दुनिया में जूरिस्प्रूडेंस फॉलो की जाती है, इंडिया में भी फॉलो की जाती है, इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल लॉज का दर्जा दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरी दुनिया का सब्जेक्ट है, लेकिन हर कंट्री में अलग होता है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस हर कंट्री में सेम है, ठीक है। इसलिए इसको मदर, मतलब इसको क्यों मदर का दर्जा दिया, क्योंकि ये हर कंट्री में सेम है, एक ही किताब है जो पूरी दुनिया में चल रही है। आप भी पढ़ोगे, लॉ फैकल्टी में आओगे तो आप भी पढ़ोगे, ठीक है, सेकंड ईयर से शुरू हो जाती है जूरिस्प्रूडेंस, तो वहां पे आपको बेसिकली पॉलिटिकल थिंकर्स, फिलोसफर्स के बारे में पढ़ना होता है। ये मदर ऑफ ऑल लॉज, याद रहेगा सब्जेक्ट कौन सा मदर ऑफ ऑल लॉज है। ओके, ये हो गया मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट इज हु फर्स्ट रोट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले लिखा किसने कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने, इसके कैलीग्राफर ने, लिखने वाले हैं इसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित फॉर्म में इन्होंने लिखा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था? हैंड रिटन था, हाथ से लिखा हुआ था। बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल, किस तरीके से था? इटैलिक स्टाइल में इन्होंने लिखा था। अगर आप लोग इटैलिक देखें, मोबाइल में भी होता है, अगर नहीं देखें तो एक बार कंप्यूटर या मोबाइल में देख लीजिएगा इटैलिक कैसा होता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसके अंदर 395 आर्टिकल थे, यानी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया था उसमें कितने, देखो तीन मेन चीजें होती हैं, आर्टिकल, शेड्यूल एंड पार्ट्स। आर्टिकल, शेड्यूल एंड पार्ट याद रख लो, यानी जैसे नहीं होता बुक्स में चैप्टर के अंदर या कंटेंट के अंदर चैप्टर कौन कौन से, चैप्टर के अंदर सब चैप्टर कौन से, वैसे इसके अंदर चैप्टर नहीं बोल के क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। यानी ये आर्टिकल्स हो गए कानून, लॉ, ठीक है। पार्ट्स यानी ये कितने चैप्टर में बटा हुआ है? 22 चैप्टर में बटा हुआ था, ठीक है। और इसमें एक्स्ट्रा 8 शेड्यूल, यानी और 8 कंटेंट, मतलब कंटेंट 8 है, चैप्टर 22 है, और लॉ इसके अंदर टोटल है 395, यानी छोटे छोटे कानून जो 395, ठीक है। तो ये कब की बात हो रही है? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की। ये सवाल सीधे आता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे, या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे, रट जाओ, ठीक है। 395, 8 और 22, ठीक है। अब आता है कि अभी कितने हैं एट प्रेजेंट की, अगर हम बात करें अभी हमारे पास पार्ट्स को देखो तो पार्ट्स अब हमारे पास 25 हैं। यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, हमें कुछ नई चीजों की, नए कानून की जरूरत पड़ती है, तो हमने और 3 चैप्टर ऐड किए, यानी 25 पार्ट कर दिए, 22 से अब 25 हो गए 2025 में, ठीक है। और आर्टिकल हमारे 395 से पहुंच गए हैं 470। अब हमारे पास टोटल आर्टिकल कितने हैं? 470, ठीक है। और शेड्यूल्स कितने हो गए? 8 थे ओरिजिनल में, अब शेड्यूल हमारे पास 12 हैं। और अगर मैं अपेंडिसेस तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ छोटी मोटी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि मेन चैप्टर में उनकी जगह नहीं बन रही थी कहीं पे, जैसे मान लो कि मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा हूँ और कोई एक ऐसी बात है जो ना फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ना किसी चीज का पार्ट है, उसको मैं कहाँ लिखूँ? उसका कोई चैप्टर ही नहीं है, तो हम अपेंडिसेस में उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, कुछ नया हमने कर। अपेंडिसेस टोटल है 5, अर्लियर देयर वाज 3 अपेंडिसेस। अगर शुरुआत की बात करूँ तो 3 अपेंडिसेस होते थे, अब क्या है 5 हैं इस टाइम। अर्लियर वाला नहीं पूछता है, अभी वाला पूछेगा, आपके सामने लिखा हुआ 5, ओके। तो देयर वर 22 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था? 22 पार्ट थी, तो लाइन रिपीट होगी लेटर। देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे अंडरलाइन करना, बहुत अच्छे से समझना, ये तो हमने एक जनरल व्यू पढ़ा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो तो इतने आर्टिकल, इतने शेड्यूल ये थे, और अभी इतने हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो तो 22 पार्ट तो थे, लेकिन 1949 वाली बात कर रहा है पहले। 1949 में टोटल 22 पार्ट थे, 1950 में भी टोटल 22 पार्ट थे, ठीक है।
लेटर क्या हुआ, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए। क्या हुए? अमेंडमेंट्स, यानी मैंने अमेंडमेंट्स ऊपर बताया, कुछ चेंज किए गए। और जब भी कोई अमेंडमेंट लॉ की लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, ऑनलाइन वाले गौर से सुने, जब भी कोई अमेंडमेंट आप लॉ की लैंग्वेज में पढ़ते हो तो अमेंडमेंट को हमेशा ए बी सी डी से डोनेट किया जाता है। ए बी ए सी दिखे आपको, डी दिखे, जहां पे भी नंबर रोमन नंबर के आगे आपको या फिर नॉर्मल नंबर के आगे आपको ए बी सी डी दिख जाए, समझ जाना वो अमेंडमेंट है। यानी वो कानून क्या है? वो अमेंडमेंट है, बाद में ऐड किया गया, वो पहले से नहीं था। यानी कि 4 तो था, तो 4 क्या था? वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, वो अमेंडमेंट नहीं था। पर 4 के बाद हमें कुछ चीज और एडिशनल उसमें ऐड करनी थी, जो हम 1949 में नहीं बना पाए थे। हमने बाद में कोई चीज ऐड की जो उससे ही रिलेटेड थी। अब 4 वाले की बात मैं अगर करूं तो ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर। 4A चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? वो चैप्टर 4A है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो था पहले से नहीं था, ये चैप्टर पहले से नहीं था। तो हमारे देखो, अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, आप लोग भी नोट कर लेना, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। देखो अब 22 पार्ट है ना, 22 पार्ट तो अभी नहीं लिखाऊंगा मैं, कल या परसों में पार्ट्स पढ़ाऊंगा आपको। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो पहले यानी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है इंडिया से, यानी जो पहला चैप्टर है वो बात करता है इंडिया क्या है, इंडिया की बाउंड्रीज क्या है। ठीक है भाई, इंडिया की बाउंड्रीज क्या होंगी, जो बॉर्डर है उस पर क्या कानून लगता है, ये पहला चैप्टर बताता है। इसी में क्या है, 1 से लेके 4 आर्टिकल दिए हुए हैं। ये क्या है? पहला पार्ट है। पहले पार्ट में 1 से 4 आर्टिकल है, पहले पार्ट का नाम ये है। और इसी में एक चीज और दी हुई कि इंडिया का अनदर नेम क्या है, इंडिया का अनदर नेम क्या है। ठीक है, अनदर नेम क्या है। ठीक है, तो इंडिया का एक ही ऑफिशियल नेम है। अब दुनिया में कोई भी कितने भी नाम ले ले, इंडिया के भारत बोल ले, माता बोल ले, कुछ भी बोल ले, वो नाम नहीं है, ऑफिशियल नेम है भारत, बस। अब इसके अलावा हिंदुस्तान, हिंदुइज्म, इस्लामिक नेशन, कुछ भी बोल लो, वो नाम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बता दिया नाम, वही इंडिया का फाइनल नाम है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 ही नाम बताए हैं इंडिया के, एक तो खुद इंडिया और दूसरा भारत। ये दिया हुआ कानून है ये, अब इसको कोई झुटला नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो पक्की लकीर है, बात खत्म हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भी सवाल आता है कि इंडिया का अनदर नेम क्या है, में 4 ऑप्शन में हिंदुस्तान, हिंदुइज्म सब दिया रहता है, आपका सही आंसर होता है भारत। ये भी पूछता है किस आर्टिकल में दिया, तो आर्टिकल 1 से 4 में ये दिया हुआ है। ठीक है, और पार्ट नंबर 1। अब अगर पार्ट 2 की बात करें, इसका अगला पार्ट, तो देखिए कोई भी चीज आप करोगे तो पहले क्या करोगे, कोई कानून बना रहे हो तो पहले आप उस कंट्री के बारे में बात करोगे, इसमें कानून बना रहे हो, तो इसी हिसाब से चैप्टर सेट है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला जो चैप्टर है वो पहले इस कंट्री की बात करें, इंडिया क्या है। तब लोग, अगर कोई बाहर को कोई ब्रिटिशर पढ़ रहा है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले वो सीधे ये पढ़ लेगा राइट्स क्या है, या पहले ये पढ़ेगा इंडिया के बारे में। किसी भी कंट्री के बारे में आप पहले जानोगे ना कि उस कंट्री में क्या है, बाउंड्रीज कितनी है उसकी, तो पहला चैप्टर वही बताता है। ऐसे ही 22 पार्ट तक मैं ऐसे ही आपको लिखा दूंगा, वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सेकंड वाला क्या है, सिटीजनशिप। 5-2 बिल्कुल ठीक है, पहले भी दिया बेटा आपने टेस्ट किया, ये आपको याद है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस उधर आपने पढ़ा है क्या? वैसे तैयारी की थी सेल्फ? अच्छा हाँ, आपकी अपनी भी लॉ में है ना। 5 से 11 आर्टिकल हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो 1 से 4, 5 से 11, ऐसे कितने आर्टिकल हैं टोटल में? 395। टोटल कितने? 395 है। ठीक है, अब जो मैं 470 बोल रहा हूँ, अभी मैंने बोला कि नए कितने 470, तो वो 470 विद अमेंडमेंट है, याद रखना। विदाउट अमेंडमेंट अभी भी 395 है, जो ओरिजिनल में थे वही आज भी हैं, 395 ही हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू में पूछता है एग्जाम में कि विद अमेंडमेंट आज कितने आर्टिकल हैं, तो विद अमेंडमेंट हमारे पास 470 है। विदाउट अमेंडमेंट आज भी हमारे पास 2025 में भी 395 ही है, याद रखना। अगर उसमें पूछता है कि विदाउट अमेंडमेंट कितने, तो 395, या एट प्रेजेंट सिंपल पूछता है एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल हैं, तो 395 ही आंसर होगा। ठीक है, और अगर पूछता है कि एट प्रेजेंट विद अमेंडमेंट कितने आर्टिकल हैं, तो 470 आंसर होगा। अमेंडमेंट जोड़ करके 470। 5 से 11, अब नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे मिलती है, क्या मुसलमान नागरिक है इंडिया के, क्या हिंदू नागरिक है इंडिया के, क्रिश्चियन नागरिक है कि नहीं, वो सारा यहाँ पे कानून बताया गया। कल को आपके घर पे कोई आता है और आपसे पूछता है कि क्या आप इंडिया के नागरिक हो, आर यू एन इंडियन सिटीजन, आपसे डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो क्या डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, क्या नहीं देना होगा, क्या किस तरीके से प्रूफ करोगे, वो सारा यहाँ बता रहा है। आप ये पढ़ लो, कल को आप वकालत प्रैक्टिस करोगे तो कल को आप भी अपने क्लाइंट को जब बताओगे तो आपको यही कानून बताना होगा। आपको दुनिया भर की कोई किताब खोलने की जरूरत ही नहीं, ना ही गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर देखना है। आपको ये किताब खोल देनी है, हर जगह अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको हर जगह मिल जाएगा, दुकान पे हर जगह खोलो और 5 से 11 आर्टिकल पढ़ा दो ऑफिसर को। डॉक्यूमेंट मांगे तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट वैलिड है, दे रखे हैं। क्या मुसलमान इंडिया के पार्ट है, कौन से मुसलमान इंडिया के पार्ट है, क्या मतलब हिंदू इंडिया के पार्ट है कि नहीं है, सब चीज दे रखी है, यहीं से बता दो। फिर उससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं सकता, कितना बड़ा ऑफिसर। कह रहा है घर खाली करो, क्यों खाली करें, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, जो उसमें डॉक्यूमेंट है वो अगर आपके पास है तो आपको कोई घर से नहीं निकाल सकता। समझ लो, मतलब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक चीजें बताता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कभी पनिशमेंट की बात नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कानून बताएगा आपको, कानून क्या सही है ये बताएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये उसने बता दिया। ऑनलाइन बेटा क्लियर है, कमेंटमेंट नहीं आ रही है। अपर्णा आपकी पहले आई थी कि क्लास स्टार्ट हुई और अदीना क्या नहीं हुई, उसके बाद से किसी को कमेंट ही नहीं है।
एक पूछ रही क्लास स्टार्ट हुई, दूसरी कह रही नहीं हुई है। उसके बाद से जब क्लास स्टार्ट हुई तो किसी ने कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। मैं आपको पार्ट 4 तक रोकूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि 4 मुझे समझाना है आपको। पार्ट 3 क्या है, एनी गेस? बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 3 ये क्या होते हैं? बेसिक अधिकार होते हैं। अब ये 11 पे खत्म हो तो अगला कहां से शुरू होगा? आर्टिकल 12 से शुरू होगा और ये जाता है 35 तक। यानी लोगों के अधिकार इतने सारे दिए गए हैं, मतलब इतना कानून लोगों के अधिकारों के बारे में। 12 से 35 तक बात की जा रही है सिर्फ लोगों के कानूनों के, मतलब लोग मतलब आप लोग, मेरे बारे में, कि चिल्ड्रंस के क्या हक हैं, पेरेंट्स के क्या हक हैं, वो सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं। सिटीजन्स के हक हैं। अब जब सिटीजन्स के हक यहाँ बता दिए, देखो कंट्री बसाई, कंट्री में लोग बसाए, कंट्री बसाई चैप्टर के हिसाब से कहानी बता रहा हूँ। पहले क्या की कंट्री बसाई, तो कंट्री के बारे में बता दिया। उसके बाद लोग बसाए, कंट्री है तो वही कंट्री खाली तो नहीं रहेगी, लोग रहेंगे ना, तो लोगों के बारे में यहाँ बता दिया। लोगों को फिर अधिकार दे दिए, फंडामेंटल राइट, लोगों को ही अधिकार दे दिए। तरीके से चैप्टर याद करो कहानी की तरह, तो सारे पार्ट याद हो जाएंगे। कभी कभी पूछ लेता है पार्ट 8 क्या कहता है, कभी पूछ लेता है ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में दी हुई है। तो अगर आप इस तरीके से कहानी की तरह मेरी तरह याद कर रहोगे तो आप सारे पार्ट बता दो। कहानी की तरह पढ़ लो। क्या है पार्ट, इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। देखो जितने भी पार्ट है वो रोमन में है, आर्टिकल जितने भी है वो इंडियन नॉर्मल उसमें नंबर में। पार्ट 4 बात करता है हमारा क्या बात करता है? पार्ट 4 क्या बात करता है? गवर्नमेंट के अधिकार की बात करता है। तो गवर्नमेंट के अधिकार को हम क्या कहते हैं? देखो यहाँ हमारे अधिकार हैं, जो गवर्नमेंट के अधिकार होते हैं उस, मतलब अब देखो हमें अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है? लोगों और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं। हमने पढ़ा लोगों की बात हो गई, लोग किस तरीके से नागरिक होंगे उसकी बात हो गई। अब गवर्नमेंट के अधिकार जस्ट उसके अगले चैप्टर में दे दिए। हाँ लोगों के अधिकार है, तो अब कोई किताब पढ़ अंग्रेज हमारी मान लो, तो क्या है लोगों का अधिकार, उसको पता चलेगा वो अगला चैप्टर क्या कहेगा, या गवर्नमेंट को क्या अधिकार है। उस हिसाब से बी आर अम्बेडकर बहुत दिमाग वाला है, चैप्टर में सेट ही ऐसे किया है कि आप एक कहानी की तरह पढ़ जाओ। लेकिन वही है कि कोई समझाने वाले, जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई समझा दे आपको तो वैसे आप खोलोगे किताब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अगला जो है हमारा डीपीएसपी है। डीपीएसपी इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पार्ट 4। अब पार्ट 4 हमारा 35 पे ये खत्म हुआ है, तो पार्ट 4 कहां से शुरू होगा? आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक गया है ये। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक ये गया है। यानी गवर्नमेंट के भी अच्छे खासे कानून दिए गए हैं। जब लोगों के कुछ हक है तो गवर्नमेंट के भी कुछ हक है। आप पे आप कुछ कर सकते हो तो गवर्नमेंट भी आपके साथ बहुत कुछ कर सकती है, ये बता दिया यहाँ पे। अब देखो, अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ अभी। अब इसके बाद कायदे से क्या आना चाहिए? पार्ट 4 है तो क्या आना चाहिए? कौन सा पार्ट आना चाहिए? मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं पहले। अगर मैं 4 के बाद गिनूंगा तो क्या नंबर आएगा? 5। 5 क्या बात करता है? 5 बात करता है आपकी बेसिकली गवर्नमेंट्स के बारे में, आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, इन लोग के बारे में, इनके ऑफिसर्स के बारे में। मतलब अब क्या है, ऑफिशियल पोजीशंस के बारे में बात शुरू हुई। ठीक है, चैप्टर का नाम अभी छोड़ो, ऑफिशियल पोजीशंस के बारे में बात हो रही है कि प्रेसिडेंट होगा इंडिया के अंदर। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होगा, कौन इलेक्ट हो सकता है, कैसे इलेक्शन होगा, वो वाला चैप्टर। प्रेसिडेंट है तो गवर्नर भी होगा भाई, गवर्नर की क्या पावर होगी, ये पूरा का पूरा पार्ट 5 है। बहुत ज्यादा इसके अंदर आर्टिकल, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है इसमें, काफी सारे आर्टिकल्स दिए। उसके बाद में बात करें, लगभग 122 तक गया यहाँ से। ठीक है, लगभग 122 तक गया। प्रेसिडेंट भी है, गवर्नर भी, बहुत सारे हैं। इसके बाद वाला चैप्टर जो, मतलब अगर मैं इसको सिंपल बोलूँ तो यूनियन की बात करता है। ठीक है, और अगला वाला स्टेट की बात करता है। भाई यूनियन गवर्नमेंट की बात की पार्ट 5 में, पार्ट 6 में बात की स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में कौन आता है? गवर्नर यहाँ नहीं आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। पार्ट 6 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ऊपर कौन होता है? सीएम हो गया, देन गवर्नर हो गया। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट में, अच्छा हाँ ठीक है, पीएम हो गया, प्राइम मिनिस्टर भी तो सेंटर ही का ही है। ठीक है, तो इस ये जो 2 मेन है, उसके बाद कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहां कौन आएगा? हाई कोर्ट। स्टेट में कौन सी कोर्ट होती है? हाई कोर्ट। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है, हम ये सब सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या ये, लेकिन अगर आप देखो, अभी हम जो शीट देख रहे थे, वापस उस पर जरा सा, आपके पास है, मैं अभी बैक करूंगा तो बंद हो जाएगा। अगर हम शीट देख रहे थे, उसमें 4 है, बाद में ऐड किया गया, लिखा हुआ था। तो 4 है तो बेटा यहाँ दिखा नहीं हमको, 4 है और 5 है। यानी कोई चीज की जरूरत हमको पड़ी जो कि हम कहीं और नहीं डाल सकते। हम चाहते तो 23वां पार्ट भी बना सकते थे ना 22 के बाद, और हमने 23 ना बना के क्या किया, बीच में क्या किया, एक पार्ट ऐड किया जिसका नाम था पार्ट 4A। अब वो इस वजह से बीच बाद में, ये अम्बेडकर ने नहीं बनाया ऑब्वियसली, ये जो ओरिजिनल वाले हैं किसने बनाया? अम्बेडकर ने। लेकिन ये जो बाद में अमेंडमेंट है, ये अम्बेडकर के बनाए हुए नहीं है। ये अम्बेडकर के, ये जो बाद में लोग जिंदा थे उन्होंने बनाया, ये अम्बेडकर ने नहीं। जितने भी अमेंडमेंट है अम्बेडकर के नहीं, अम्बेडकर मर चुके थे। तो जितने बाद के चैप्टर हैं वो किसी न किसी कमीशन ने या किसी न किसी उसने बनाया, क्या नाम है, बॉडी ने बनाया, जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था बनाने के लिए। तो ये तो अम्बेडकर के हैं। ठीक है, ये वाले। अब 4A जो क्यों 4 और 5 के बीच में क्या ऐड किया गया? 4A क्यों ऐड किया गया इसके बीच में? क्योंकि ये इनके बीच में ही फॉल कर रहा था। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है। अब ड्यूटीज छूट गई थी लोगों की। क्या ड्यूटीज हैं? वो ड्यूटीज कहां बैठ रहा था भाई? यहाँ तो गवर्नमेंट की बात शुरू हो गई, यहाँ पे राइट्स एंड गवर्नमेंट की राइट्स भी, ये बेसिकली क्या है, सिंपल में गवर्नमेंट की राइट्स है। गवर्नमेंट की राइट्स है, जीआर लिख दूं शॉर्ट में, गवर्नमेंट की राइट्स है, ये लोगों की राइट्स है। ठीक है, अब ड्यूटीज अगर लोगों को बतानी है
तो हम ड्यूटीज लोगों को कहाँ बताएं, या तो हम 3 के बाद जोड़ें या तो 4 के बाद जोड़ें, यही जगह है, और तो कहीं जोड़ नहीं सकते। लेकिन राइट्स और ड्यूटीज कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि राइट्स अलग चीज होती है, ड्यूटीज अलग, तो राइट के साथ हम जोड़ नहीं सकते, तो हम कहाँ जोड़ेंगे, 4 के बाद जोड़ें। अब कैसे जोड़ें भाई, अमेंडमेंट में क्या करो, 4 के बाद एक नया चैप्टर बना दो 4A। अब ये आया तो भाई आर्टिकल तो बचे नहीं हमारे पास, क्योंकि 51 के बाद तो यहां से शुरू हो रहा था, क्या नाम है, यहाँ से, यहाँ ये 52 से शुरू हो रहा है, 52 से 122 तक लगभग गया ये। अब भाई आर्टिकल कहां से लाए, कानून लिखे कहां, तो आर्टिकल में भी ABCD लगा दो, आर्टिकल में भी ABCD लगा दिया। यहाँ इसकी शुरुआत हुई 51A से, और 51A में 11 ड्यूटीज बता दी, बात खत्म है। तो यहाँ पे 51 था, यहाँ 52 था, 4 में 51 था और 5 में 52 था, यहाँ पे बीच में 51A बना के उसमें 11 ड्यूटीज बता दी। हमारी टोटल 11 ड्यूटीज है, बस ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, 1 पेज का चैप्टर है, बस लिख दिया, एक नया पार्ट क्रिएट कर दिया। इस तरीके से हमने क्रिएट किया फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज क्या होती है, देखो राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, राइट्स जो आपके हक हैं, ड्यूटीज मतलब जो आपकी जिम्मेदारी है, ये डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से अमेंडमेंट्स होते हैं, और जहां पे रिलेवेंट लगता है वहां पे आप ऐड कर देते हो उसको, और जगह नहीं है तो आप ABCD करके आर्टिकल बढ़ा सकते हो। जो ही नहीं कि आप नया आर्टिकल क्रिएट करो उसके लिए, उसी में क्या 51 है तो 51A B C D ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है। ये तो एक बेसिक, इसको मैं सब समझाऊंगा फिर से, इतना याद है, देखो क्या है, पार्ट 1 to 6 तो याद ही कर लो, रट जाओ, ये तो जिंदगी भर काम आना है। उसके बाद वाले आप थोड़ा बहुत पढ़ो, जैसे इमरजेंसी वाला कौन सा, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, 2-3 और पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। जुडिशरी लेवल तक का बता रहा हूँ आपको, मतलब हर जगह काम आएगा ये। 1 वाला क्या है आपका, 1 हो गया इंडिया, सेकंड उसमें सिटीजन, थर्ड उसमें क्या उन सिटीजन का अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, उसके बाद गवर्नमेंट का अधिकार DPSP, उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज ले आओ, क्योंकि मैंने बता दिया। तो अब उसके बाद क्या है 4A, 4 और 5 के बीच में 4 है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, देन 5 आपकी यूनियन गवर्नमेंट है, देन 6 आपका स्टेट गवर्नमेंट। के बाद आपका फॉर द 7 हटा दिया गया, 7 रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, तो 7 है ही नहीं, अब चैप्टर भी नहीं है 7, क्योंकि वो गलत था, उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी थी, उसको रिमूव कर दिया गया। तो 7 सिक्किम विक्किम की बात करता था, मैं बता दूंगा आपको। और 8 जो है आपका, वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज आई थिंक, ठीक है, उस पर हम बात करें, यानी गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है इमरजेंसी है, देख लेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज आई थिंक। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, मतलब अभी तो बहुत पढ़ना है, इतना तो क्लियर है बेटा कि कैसे कैसे अमेंडमेंट्स आते हैं। ऐसे देखो 9 और 10 के बीच में जगह नहीं होगी, पर ये चैप्टर ऐड करने होंगे, तो 9 के अंदर 9A भी ऐड किया एक चैप्टर, और 9B भी बाद में ऐड किया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 14 और 15 के बीच में जगह नहीं होगी, पर ये चैप्टर वहां फिट बैठ रहा होगा, तो हमने कौन सा पार्ट ऐड किया, 14A ऐड किया। तो अब अगर आप देखो 22 पार्ट थे हमारे पास ओरिजिनल में, हमने 4 बाद में ऐड किए हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए 26। पर मैंने बताया कि हमारे पास अभी कितने 25, तो ये 26 कैसे हो रहे हैं, ठीक है। 26 ऐसे हो रहे हैं कि 7 वाला निकाला भी तो गया, जो मैंने अभी बताया, जो उसमें लिखा हुआ नहीं है। आप लिख सकते हो कि 7 चैप्टर 7 या पार्ट 7 रिमूव्ड, तो अब 26 में से एक माइनस करो, कितने रह गए 25, यानी 22 बनाए गए, 4 बाद में ऐड किए गए, एक बाद में रिमूव भी कर दिया गया, तो टोटल कितने रह गए 25 पार्ट। ऐसे देखो तो 22 पार्ट है, विद अमेंडमेंट कितने हैं 25 पार्ट, पार्ट भी विद अमेंडमेंट 25 है, नॉर्मली तो आज भी 22 ही पार्ट है, ठीक है। जो ओरिजिनल में था वो आज भी ओरिजिनल ही है, लेकिन अमेंडमेंट के साथ उसका नंबर बढ़ जाता है। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ एग्जाम में क्या पूछता है, कौन से वो अमेंडमेंट है जो ऐड किए गए, अमेंडमेंट का चैप्टर कौन सा है, अमेंडमेंट का चैप्टर सॉरी पार्ट 4A 9A 9B। अब ये जो है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला चैप्टर है, ठीक है। 14A सब छूट गया था, ठीक है, तो इसको बाद में ऐड किया गया। अब अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल सब मिला के, आर्टिकल मिला के, पार्ट मिला के, या शेड्यूल्स में भी तो अमेंडमेंट हुए, 4 शेड्यूल बढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब अमेंडमेंट मिला के टोटल कितने अमेंडमेंट आज तक हो चुके हैं, 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है। ये सवाल आता है एज इट इज, कितने अमेंडमेंट, काफी बार ऑप्शन में क्या देता है 105 106 107 108, या फिर 104 5 6 7। बच्चे क्या है 105, अक्सर गूगल करोगे तो 105 दिखेगा आपको, क्योंकि अपडेट गूगल पे हुआ नहीं है अभी, ये 2 साल पहले ही हुआ है, तो गूगल में इतना अपडेट नहीं, 106 बार अमेंडमेंट हो चुका है, वहां पे आपको 106 लगाना होगा। आगे चलो, जो सबसे रिसेंट अमेंडमेंट था, इसको डेट को चेंज कर दो, ये एडिट करना रह गया मेरे से शायद, वो काट दो। तो अब सबसे रिसेंट अमेंडमेंट था वो 2024 में हुआ है, लिख लो 2024 में। कौन सा अमेंडमेंट है, वुमेन को राइट्स दी गई हैं, वुमेन राइट्स दी गई हैं, जो कि पहले नहीं थी, वुमेन राइट्स दी गई हैं, और ये सबसे रिसेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में। 106 अमेंडमेंट क्या है, वुमेन की राइट्स की बात करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, अब क्या वुमेन की राइट्स की बात करता है, 1/3 सीट हर जगह उनको मिलेगी, 1/3 सीट रिजर्व रहेगी उनकी अब गवर्नमेंट के इलेक्शंस में या फिर पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अब तक वुमेन्स को कोई सीट नहीं दी थी, रिजर्वेशन, मेल्स का भी जाहिर से वुमेन का रिजर्वेशन नहीं, तो मेल्स को ही सारी सीट मिल रही थी। तो ये डिमांड हो रही थी पिछले कई 100 सालों से, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है 75 सालों से, कि भाई वुमेन्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन का, वहां सीटें हैं रिजर्व, तो वहां क्या उस सीट पे सिर्फ वुमेन ही कंटेस्ट कर सकती है, मेल कर नहीं सकता, तो वुमेन एक न एक बैठेगी अधिकारी बनकर। यहाँ पे वो ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज अभी अमेंड की गई, 2023 में इसका प्रपोजल आया, 2024 में पास हुआ, और ये अमेंडमेंट 106। इससे पहले वाला अमेंडमेंट क्या था, जीएसटी वीएसटी के बारे में जो अमेंडमेंट था वो इससे पहले के थे, वो अमेंडमेंट्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, वुमेन के अमेंडमेंट की बात करें। अर्लियर देयर वर 10 ड्यूटीज, हाँ अरसलान पहले 10 ड्यूटीज थी, बाद में 11 हुई, 11वीं कौन सी बड़ी, उस पर मैं चैप्टर में जब आऊंगा तब पढ़ाऊंगा। टोटल ड्यूटीज 11 है हमारी एट प्रेजेंट,
फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का आपने पढ़ रखा है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, और अभी रिसेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया है वो 74वें नंबर का था, जो कि 26 नवंबर 2024 को मनाया गया। यानी इस साल जो होगा वो कौन से नंबर का होगा, एग्जाम में आता है तो 75वें नंबर का होगा, ठीक है। हर साल नवंबर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई आपके सामने यहाँ पे, जिसमें बता रखा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। कोई भी ऐसी असेंबली जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है, इंग्लिश में पढ़ लो, एन असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के लिए कोई ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जो लोगों के लिए कुछ अधिकार बनाते हैं। जैसे इंडिया में क्या, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है इस कंट्री का, लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए, लोगों के लिए, गवर्नमेंट किसके लिए, लोगों के लिए, हर चीज किसके लिए, लोगों के लिए, ठीक है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करते हैं लोगों के लिए, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट क्या होता है, कोई भी चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन में बाई सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है, चेंज करने वाली, हाँ पार्लियामेंट चेंज करती है, कानून बनाती है, कंफर्म कर दो मुझे पहले तो आज। पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना होता है कि लॉ चेंज करना होता है? लॉ चेंज कौन करता है? अगर लॉ गलत है तो कौन चेंज करेगा? बात खत्म। आपने कानून बना दिया, सरकार में 80% में ऑनलाइन बोल दे रहा हूँ, अगर कोई सरकार का बंदा सुनना तो वो भी सुन ले, 80 से 90% लोग अनपढ़ हैं सरकार में, तो वो क्या कानून बनाएंगे? कानून अक्सर गलत बन जाते हैं। कानून बनाते हैं उनके आईएएस पीसीएस ऑफिसर, पर आईएएस पीसीएस ऑफिसर जो हैं, जो आईआरएस अपॉइंट होते हैं, उनका काम ही होता है, सलाहकार जो होते हैं मिनिस्टर्स के, वही कानून बनाने का काम है। लेकिन वो कानून कैसे बनाते हैं, जो उनको नेता लोग कहते हैं यार इस पे कुछ कानून बना दो, उस पर वो बनाते हैं। वो अपनी मर्जी से तो कानून बना नहीं सकते। तो कानून अक्सर क्या गलत भी हो जाता है। जब कानून गलत होता है तो क्या होता है, कंट्रोवर्सी होती है। आज तो मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, न्यूज में आ जाता है फौरन, और फिर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है। वहां पे अगर आप कोई केस डाल दो तो सुप्रीम कोर्ट उसको सही करने का काम करता है। तो सही करने, इसीलिए ना, एक इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने बड़ा दिमाग से बनाया, क्यों, एक किसी के हाथ में पावर नहीं दी है, पावर को बांट दिया है। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। पावर कैसे बांट दिया, तुम कानून बना तो सकते हो, पर कानून को हमेशा के लिए सही बना के चला नहीं सकते हो। कानून गलत है तो वो चेंज करने के बाद हमने तुमको नहीं दिए, चेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसको दे दिए। कानून लगा, अच्छा अब लगाएगा कौन, तो कानून लगाने की पावर हमने किसको, प्राइम मिनिस्टर को दे दी है, बाकी उस अथॉरिटीज ऑफिसर्स को दे दी है। तो हर किसी की पावर्स बांट दी है। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, कोई एक सीधे सीधे गवर्न नहीं कर सकता, ठीक है। अब आओ, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट की कभी नहीं बनती है, क्योंकि वो कोई कानून गलत हो फौरन सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर देगा, रोक देगा, इस पर अभी कार्रवाई होगी, केस चलेगा, है ना, ये चीज होती है। अब आ जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या होता है, चीजों चेंज करना। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होती है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, तो आपको जो अधिकार दिलाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपके अधिकार, वो उसके 5 तरीके होते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, रिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। रेमेडीज हमको कैसे मिलती है, रिट्स के थ्रू मिलती है। रिट्स हमारे पास 5 हैं। रिट्स बेसिकली एप्लीकेशन को कहते हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आप जो फाइल करोगे, आपके साथ किसी ऑफिसर ने गलत किया, ऑफिसर कौन है, लेजिस्लेटिव का पार्ट है या फिर किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। ऑफिसर की स्पेलिंग लिखने है, क्या होती है, OFFI, देखो कभी कभी स्पेलिंग दिमाग से निकल जाती है, OFFI है ना, CER, हाँ ठीक है, ऑफिसर दिमाग में ही नहीं लिया, चलो ऑफिसर जो है, सही है ना ये स्पेलिंग, हाँ ठीक है, OFFI CER, सही है, चलो हाँ। ऑफिसर जो है वो बंदा, मान लो कि किसी के अधिकार, जैसे क्या है कि मेरी पेंशन है, फॉर एग्जांपल मैं 80 साल का हूँ, मेरी पेंशन है, मेरी पेंशन मेरा हक है, मिलना चाहिए, सरकार का वो बंदा नहीं दे रहा है। अब वो तो ऑफिसर है, अब मैं उसके खिलाफ थाने में भी जा रहा हूँ तो पुलिस वाले केस नहीं ले रहे, वो भी ऑफिसर के, सब ऑफिसर रैंक वाले लोग हैं, तो उनके खिलाफ केस नहीं ले। अब मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट, सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कहीं मत जाओ, हमारे पास आ जाओ, भाई कहाँ जा रहे हो, तब आओ जब आपको बिल्कुल परेशान कर दिया। ऐसे नहीं कि भाई कुछ हुआ नहीं, अधिकारी से मुझे बात ही नहीं करनी, सीधे चला गया सुप्रीम कोर्ट, ऐसे नहीं। जब मुझे परेशान किया, एविडेंस हो मेरे पास, तो मैं जाऊंगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। और ये 5 तरह की एप्लीकेशन है, 5 तरह के ऑफिसर को मैं कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ। वो कैटेगरीज के ऑफिसर की जब हम रिट्स पढ़ेंगे, ये रिट्स दी हुई है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में दी हुई है, कानून 32 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब, अब 32 कौन सा बेटा, अभी हमने आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 12 से 35 क्या है, अभी पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स है। तो 32 कहाँ है, 35 के अंदर फॉल कर रहा है ना, तो यानी रिट्स भी क्या है, आपका बेसिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आप फंडामेंटल राइट की तरह क्लेम कर सकते हो उसको जाकर के। इसमें आपको कोई नहीं, ऑफिसर को क्या सुप्रीम कोर्ट वाला 1 मिनट में खड़ा कर देगा, कौन सा ऑफिसर भाई, बुलाओ जरा सा, देखते हैं कितना बड़ा ऑफिसर है, क्यों नहीं पेंशन दे रहे, उसकी क्या बात है, कुछ भी। पुल बनाया, आपका कोई मसला भी नहीं, पुल गिर गया, लोग मर गए, आपने फाइल कर दी रिट, आप किसी और के लिए भी रिट फाइल कर सकते हो, उस पुल को बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर या जो भी है, सबको कटघरे में खड़ा कर देगा सुप्रीम 1 मिनट में, ठीक है। तो आपको जो काम दिया गया, ऑफिसर थे आप, इंचार्ज थे, आपने कैसे सही नहीं किया, क्या मिलावट की थी जो पुल गिर गया, ये सब केस करना है तो गो दे, आप बिना अपना नाम रिवील किए भी यहाँ पे केस कर सकते, जान का खतरा है, बिना नाम। अब जैसे आपके साथ पर्सनल कुछ हो तो आपका नाम तो उसको पता है, वहां पे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी और ने करा और किसी और ने जाके केस कर दिया तो उसको कहाँ पता चल रहा है किसने केस, ऐसे भी हो जाता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक बार ऑनलाइन के देख लेते हैं बेटा, कोई क्वेरी वरी तो नहीं है,
आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, ये अरसलान कौन है बेटा? अरसलान तो मेरी कोचिंग में कोई ज्वाइंट भी नहीं है। अरसलान क्या कोई लड़की है या लड़का है भाई? पहले तो ये बताओ। अरसलान नाम का तो कोई ऐड नहीं बेटा हमारे यहाँ, तो अरसलान कैसे चैट में है हमारे? कोई आईडी यूज कर रहा है बेटा? क्या नाम है आपका? जो भी है आप नाम बताइए, असली नाम बताइए, अपनी पहचान बताइए, ऐसे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा फिर। चलो नेक्स्ट, अगले पेज पे आओ। साइलेंट फीचर्स कर लें आज? कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो साइलेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? इतना समझ में आया बेटा जितना पढ़ा हमने, है ना? अब आ जाओ, साइलेंट फीचर्स क्या है? ये कुछ 12-13 उसकी खासियत लिखी, बहुत सारी खासियत हो सकती है, मैंने 12-13 मेन खासियत लिखी है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का एक वाहिद ऐसा खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इनैक्टेड एंड रिटन है, यानी कि पूरा पूरा लिखा हुआ है, आपको कोई चीज अलग से जाके कहीं जानकारी लेने की जरूरत नहीं, हर एक चीज लिख दी गई, और कोई चीज छूट गई तो अमेंडमेंट में लिख दी जाती है। तो इनैक्टेड है एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये दुनिया में आपको कहीं, यानी हमारे ही फीचर हैं ये सारे, जो आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखेंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन भी है पर उनके पास आपको ये चीज नहीं दिखी। अगर उनके कुछ चीज इनैक्टेड है तो काफी चीजें रिटन नहीं है, रिटन है काफी चीजें तो इनैक्टेड, यानी कि जो रिटन है हम उसी को फॉलो करते हैं, इनैक्ट मतलब उसी पे एक्ट करते हैं, ऐसे नहीं रिटन कुछ हम करते कुछ है, वो वाला हरकत नहीं करते हम। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से हमें क्लियरिटी मिलती है हर चीज पे, और इससे गवर्नमेंट को भी उनके काम पता चल जाते हैं कि उनको कितनी हदों में काम करना है, गवर्नमेंट की हदें बता रखी है। उसके अलावा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, सबसे लॉन्गेस्ट या मैं बोलूं लेंथीएस्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन यही है, ठीक है। इसमें कितने 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 12 पार्ट हैं, और अगर हम अभी देखें तो 470, 12 और 25 पार्ट हैं, जिसमें 5 अपेंडिक्स। ये फ्लेक्सिबल भी है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, रिजिड भी है। तो क्या मतलब होता है? मतलब फ्लेक्सिबल यानी कि जो मूव कर जाए इजीली, और रिजिड मतलब क्या होता है? सख्त। लेकिन यहां पे क्या मतलब? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वन वेयर द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हायर इन कंपैरिजन टू द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड इन लॉ मेकिंग। बेसिकली क्या है रिजिड? हम उसको कहते हैं जहां पे हमको कोई चीज अमेंड करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्या लिखा है? इज हायर इन कंपैरिजन टू द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वन वेयर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन। अच्छा ठीक है, देखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जहां पे हमको कोई चीज अमेंड करनी है, तो अमेंडमेंट दो तरीके से होता है मेनली। एक अमेंडमेंट ऐसे होता है जो बहुत आसानी से होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी से कर देना। एक अमेंडमेंट ऐसे होता है जो स्पेशल मेजॉरिटी से होता है। तो देन व्हाट इज, यहाँ नीचे लिखा भी है, अगर मैं यहीं पे लिख दूं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? जहां पे 50% से प्लस लोग अगर वोट कर दें, यानी मान लो 100 लोग हैं और 51 लोगों ने अगर वोट कर दिया, तो वो चीज क्या होगी? पास हो जाएगी। वो कानून क्या है? पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल वर्ड्स में स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? यही चीज आप कब करोगे? 2/3। ये क्या हुआ? ये 1/3 मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में 1/3 भी ले सकते हो या 50% भी। 1/3 क्या हो गया? यानी कि 34 लोग भी अगर पास कर दिए तो क्या हो जाएगा? 100 में से 34 लोग भी पास कर दिए तो क्या 1/3 हुआ ना? 100 का 34, ठीक है, तो क्या वो चीज पास हो जाएगी। डेट इज सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि आपकी लगभग 75% प्लस चाहिए। बंद हो गया ये? 75% प्लस मेजॉरिटी चाहिए उस चीज को पास करनी, यानी कि आपको अच्छे खासे लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी जो पार्लियामेंट में नेता लोग बैठे हैं। अब मान लो कि अपोजिशन कम है और क्या नाम है, जो मेन पार्टी, रूलिंग पार्टी, वो ज्यादा है पावर में, तो वो 75% से ज्यादा अगर पावर रखती है तो कोई भी चीज पास कर ली, अपोजिशन वाले रोक नहीं पाएंगे। अमेंडमेंट का फायदा ये होता है कि अगर स्पेशल मेजॉरिटी से हो रहा है तो आपको अपोजिशन की भी पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी, आप अकेले कोई लॉ पास नहीं कर सकते। अपोजिशन ने अगर ज्यादा वोट डाल दिया, मतलब 30% अपोजिशन ने वोट डाल दिया इनके खिलाफ और 70% ने इनकी तरफ डाल दिया, तो अभी भी 75 मार्क आपने नहीं छुआ तो वो लॉ बनेगा ही नहीं कभी भी। तो स्पेशल मेजॉरिटी खास चीजों में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना है उसके लिए आप स्पेशल मेजॉरिटी में जाओगे। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई करनी उसके लिए आप स्पेशल, यानी जो बड़ी चीजें हैं उसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। सिंपल चीजें नॉर्मली कोई नया कानून बन रहा है उस पर नॉर्मल बहस होनी है तो आप सिंपल मेजॉरिटी से वो चीज कर सकते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी डिफरेंस 50% वाला समझ लो और 75% प्लस वाला समझ लो, ठीक है। तो रिजिड वो होता है जहां पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगे, और सिंपल वो होता है जहां पे आपको क्या सॉरी फ्लेक्सिबल वो होता है जहां पे आपको क्या नाम है, सिंपल मेजॉरिटी लगे, ठीक है। यही होता है आपका डिफरेंस बिटवीन दिस। इसीलिए हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो दोनों तरीके से काम करता है। बाकी दुनिया में या तो स्पेशल मेजॉरिटी से चीजें होती हैं या तो सिंपल कोई एक प्रोसेस होता है, यहाँ पे दोनों प्रोसेस होता है यार। ओके, क्लियर है ऑनलाइन सर? इट इज आसिमा दिस साइड। ओके ओके आसिमा बेटा, तो इसकी आईडी से यूज कर रही हो आप? चलो मैं भी कंफ्यूज हो गया। इसमें एक बच्ची है, मैं बताऊंगा नहीं, पिछले साल उसकी रैंक 2 आई है बीए में, पर उसको परस्यू बीएलएलबी करना, उसने बीए छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया है, कंटिन्यू कर रही है, आई डोंट नो। रैंक 2 थी उसकी एमयू में, एडमिशन ली हुई है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं करेगी, उसको लॉ ही करना है। उसकी लॉ में मेन सेंटर नहीं मिला था, मेन कैंपस मल्लापुरम या कोई मिला था तो उसने छोड़ दिया। वो भी ऐसा नहीं कि वो पढ़ने वाली नहीं थी, बीएलएलबी का पेपर देख के घबरा गई थी। होता है ना एंजाइटी, बीए का बाद में हुआ, उसमें उसका कॉन्फिडेंस था, उसने बीए में फिर रैंक इसमें भी लाती हो, वो घबरा गई पेपर देख के। होता है ना कभी कभी घबराहट, तो लेकिन उसका ड्रीम बीएलएलबी ही करना है। कह रहा हूँ कि आपकी ही क्लास में काफ़ी लोग हैं, अभी 20 से ज़्यादा लोग इनरोल्ड हैं हमारे यहाँ, दिखते नहीं है, वो शायद 16 या 17 जून के बाद हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, सब बाहर गए हैं घर अपने, तो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो जब वो लोग आएंगे तो आपको यहीं पे काफ़ी कंपटीशन दिखे, जो भी आपको शायद नहीं दिख रहा है, बाहर तो छोड़ो आप।
ठीक है, तो आप खुद से वो करो कंपटीशन अपने आप से, तो आप क्वालिफाई करोगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि सब मुझसे पढ़ रहे हो, सभी क्वालिफाई कर जाओगे अगर एक दूसरे से कंपटीशन छोड़ के पहले खुद से करो। मेरे हिसाब से मैं हर साल ही ये कहता हूँ। वो जो एक दो बच्चे पुराने मेरे जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते हैं, जिनको पिछले साल पढ़ाया मैंने, तो इधर नहीं तो उसका उधर निकल गया, लेकिन वो खुश नहीं थी उस रिजल्ट से कि नहीं सर मुझे रैंक से मतलब नहीं है, मुझे तो लॉ ही करना है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। तो देख लो एक कंपटीशन तो ये भी है, रैंक वाली बैठी हुई है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक तो तुम्हारी दोस्त भी आई है रैंक 3, नहीं, रैंक 8 या 9, हमारा की रैंक 17, रैंक 17 आई है। ठीक है, BLLB में यहीं से, तो ज़बरदस्त है। और उससे पहले वो YC में कोचिंग कर रही थी, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन किया उसने। YC में मैं ही पढ़ाता हूँ, यासर अली क्लासेस में मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पढ़ी थी, देन उसके बाद क्रैश कोर्स यहाँ किया था उसने, रिवीजन वाला जो था ऑनलाइन में। रैंक 17 आई है इस साल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? जस्ट टाइम टेलिंग है ना, अगले साल हो सकता है आप लोग की भी रैंक हो। मेरा मकसद है मेरे कोचिंग से एक बार फर्स्ट रैंक आ जाए। फर्स्ट नहीं आ रही है, 3 तक तो चला गया हूँ मैं, 2 भी चला गया हूँ, 1 नहीं आके दे रही है। 1 क्यों नहीं आ रही है समझ में नहीं आ रहा मुझे पेपर पे बैठा दो मैं ले आऊँगा 1। कोई पेपर होता है? ईजी पेपर होता है। मेरे अपने टाइम में मेरी फोर्थ रैंक थी, हालांकि मैं भी 1 नहीं लाया था, लेकिन 4th रैंक थी मेरी अपने टाइम में। ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, चलो आ जाओ। मेरे टाइम में तो रिटर्न भी होता था बेटा, 2009 में रिटर्न भी होता था, MCQ नहीं होता था। 70% MCQ और 30% रिटर्न होता था। उसमें रिटर्न में टीचर के हाथ में होता था, वो रिटर्न उनको पसंद आया तो नंबर देते थे, नहीं पसंद आया तो काट देते थे। क्वेश्चन पूछता था क्यों लॉ करना चाह रहे हो, हैं? प्राइम मिनिस्टर की पैदाइश कहाँ हुई, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी माँ, दादी, परदादी, इन सबका नाम बताओ, तो पूरे खानदान का नाम। इस तरीके से रिटर्न क्वेश्चन आते थे, 5 लेंदी। ये तो आपके टाइम में तो खत्म हो गया, अच्छी बात है। डायरेक्ट MCQ लगाओ, 65 स्कोर करोगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता दूं। 65 स्कोर करोगे BLLB में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं सर वेटिंग आ रही कुछ आ रही नहीं। 65 पे आपका मेन कैंपस सिलेक्शन है, 65 के नीचे वेटिंग है आपकी, और 60 के नीचे आपका अदर कैंपस है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मार्क्स एग्जाम देके हो तो पहले ही जोड़ लेना आंसर की। मैं यहीं उसी दिन डिस्कस करता हूँ पेपर दे करके। ठीक है, और मैं हॉल भी पहुंचे रहता हूँ आप लोगों के जहाँ एग्जाम होते हैं, वहाँ से पेपर लेके मैं वहीं डिस्कस भी करता हूँ। जो लड़कियां जानने वाली, जैसे आप लोगों ने कोई निकला उनसे पेपर लेके डिस्कस कर लिया कि कितना हुआ, क्या आंसर है, तो एनालाइज कर लेना। और कोशिश अभी से करो, आपको कुछ नहीं, देखो 100 नंबर के ऊपर 65 लाना है बस। 35 नंबर में छोड़ने को बोल रहा हूँ सीधे सीधे। तो 65 क्यों नहीं आ सकता? आप सब 70 से ज्यादा परसेंटेज अपनी कॉलेज लाइफ में लेकर के बैठी हुई हो ना। 80 तो आप ही की थी, है ना? हाँ, 75 थी, तो देखो 65 से तो ऊपर ही है ना। आपकी कितनी थी बेटा 12th में? 63। 2% बढ़ानी है आपको। और आपकी 89, तो अलग ही जा रही हो, 89 हो। ठीक है, तो क्या 65 एंट्रेंस में नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? 63 आया तुम्हारा वैसे नॉर्मली, 65 एंट्रेंस में भी आ सकता है। 35 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ो, 65 कराओ। मैं क्या कह रहा हूँ, 65 सही करो। ठीक है, इतना मुश्किल क्या है बताओ उसमें? मुझे तो एंट्रेंस एग्जाम आसान लगते हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न से, क्योंकि आपको पता है कितना स्कोर करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कितना स्कोर, उतना हो जाए। आपको लग रहा है मेरे 65 आ रहे हैं, 4-5 और एक्स्ट्रा टेस्ट करो। निगेटिव नहीं करना है किसी भी हाल में, निगेटिव नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना। क्योंकि जिस बच्चे की बात में उसने निगेटिव बड़े लगा दिए थे कि 70 चले गए, देन निगेटिव में आ गए, वापस 60 पहुंच गई थी। इसका नहीं हुआ था अदर कैंपस में, जो बता रहा हूँ रैंक नहीं आई थी, निगेटिव मार आई थी घबराहट के मारे। 30-32 निगेटिव, बल्कि 36-38 निगेटिव मार आई थी। ठीक है, तो निगेटिव नहीं मारना घबराहट में। चलो आ जाओ। ओके, कहाँ थे हम? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, सॉवरेन स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये वर्ड कभी सुने हैं? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। ठीक है, बाकी वर्ड्स देखो, ये पांचों वर्ड्स प्रियम्बल के। प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस को कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग होती है प्रियम्बल से। ठीक है, प्रियम्बल में क्या डिक्लेयर किया जाए? प्रियम्बल का प्रीफेस मतलब जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, यानी उसका चेहरा है ये प्रियम्बल। यानी जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, सारे आर्टिकल, वो सारे के सारी चीजें आपको प्रियम्बल में एक छोटे से कंटेंट में दे दी गई। प्रियम्बल के वर्ड्स हैं। बेसिकली किसी भी कंट्री को डिफाइन करने के लिए इन 5 वर्ड से पहचान की जाती है। वो कंट्री कैसी है? अगर मैं यहाँ मोनार्की लिख दूं तो वो किंग वाली कंट्री है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टोटलिटोरियन लिख दूं तो यानी कि कुछ अमीर लोग उस कंट्री को चलाते हैं, गवर्नमेंट की कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो हर एक चीज की एक पहचान होती है। तो अब हम पढ़ ले रहे हैं कि सॉवरेन का क्या मतलब होता है। देखो, मींस इंडिया इज फ्री टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स। तो यानी जब हम प्रियम्बल बना रहे थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके एंड में प्रियम्बल बनाया। देखो समझना बात को मेरी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पेज पे लगा हुआ है, लेकिन बना सबसे एंड में है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जब हमने बना लिया, तब हमने आइडिया जनरेट किया कि हमने क्या क्या बनाया है, उसको हमने फिर समराइज किया एक पेज के अंदर प्रियम्बल में। इसलिए वो बाद में बना, लेकिन लगा पहले। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि हमारी कंट्री इन 5 चीजों पे डिपेंड करती है, यानी इन 5 चीजों, ये 5 चीजें हमारी कंट्री में पहचान देती हैं। तो क्या है? सॉवरेन। सॉवरेन मतलब होता है कि अब हम आजाद हैं। आजादी वाले दिन दिया गया था ना, मतलब 26 जनवरी को दिया गया था ये रिपब्लिक, कौन सा आजादी, इंडिपेंडेंस डे के याद में मनाया जाता है ना। ठीक है, तो हम अपनी कंट्री में अपना काम अब खुद से करेंगे। बेसिकली हम वार्निंग दे रहा है किसको? अदर कंट्रीज को। 1950 में अंबेडकर साहब क्या वार्निंग दे रहे हैं? अब हम अपना काम खुद से देख लेंगे भाई,
तुम लोग इधर नजर घुमाना भी मत, बहुत मार खाओगे, ठीक है। इंडिया इज फ्री टू मैनेज इंटरनल अफेयर, अब हम अपना काम देख लेंगे, तुम बहाने से मत आना कि यार हम तुम्हारे ट्रेड चला के देते हैं, अब मत आना कोई भी कंट्री, एंड इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी। अब हम किसी के और के कंट्रोल में नहीं है, अब हम अपने कंट्रोल में है, तो सोचना भी मत इधर आने का। अब ये उस टाइम डिक्लेयर कर, आज भी ये डिक्लेयर्ड है। अब कोई भी कंट्री अगर खोलेगी, सबसे पहला पेज में ये है, प्रीएम्बल ही तो है सबसे पहले, तो वार्निंग ही मिल गई उनको, आगे क्या पहली कप आ गए, ठीक है। आगे आओ, डेमोक्रेटिक स्टेट मींस आवर गवर्नमेंट, लाइट नहीं है क्या, मींस आवर गवर्नमेंट आवर डिसीजन, हमारी गवर्नमेंट है हमारे डिसीजन, यानी बेसिकली इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हम चूज करेंगे, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है, जहां पे हम अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकें, ठीक है। तब तो ये फ्रेज अक्सर आता है कि आवर गवर्नमेंट आवर डिसीजन का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक स्टेट मतलब होता है द पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, जो भी गवर्नमेंट के जो भी नेता वेता हैं या उनकी पार्टी, उसको कौन इलेक्ट करता है, उनको इलेक्ट करते हैं लोग ही, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब लोग ही असलियत में रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यानी गवर्नमेंट चला जरूरी है, पर गवर्नमेंट बनाई किसने, लोगों ने, तो हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, पीपल, ठीक है, ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, तो देखो दो तरीके की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में डिफाइन की जाती है, यानी किसी वर्ल्ड को आपको डेमोक्रेसी पहचाननी है तो दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक तो होती है पार्लियामेंट्री, एक होती है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। इंडिया की जो है वो पार्लियामेंट से डेमोक्रेसी पहचानी जाती है, यहां से सारी चीजें वर्क करती हैं। और यूएस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल चलता है, तो प्रेसिडेंशियल वहां की डेमोक्रेसी है। तो पार्लियामेंट्री है, अगर एग्जाम में आता है प्रेसिडेंशियल मत लगा देना, बाकी दो ऑप्शन तो गलती है, यहाँ पे ये हो गया। रिपब्लिक क्या बेटा, रिपब्लिक मतलब होता है मींस द हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट, यानी हमने स्टेट में इलेक्शन करा दिए, ठीक है, लोगों को बता दिया, दूसरी कंट्री को बता दिया कि भाई देखना मत इधर, हम अपने खुद के मालिक हैं। अब हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो हमारी कंट्री, तो हमारे में हेड कौन है, राजा है या कौन है, हमारे में हेड जो है वो प्रेसिडेंट है, यानी हमारे में हेड है। रिपब्लिक मतलब एक हमारा हेड होगा, लेकिन वो हेड कैसा होगा, जिसको हम चुन करके लाएंगे, ना कि वो खुद हेड बनेगा। अगर खुद हेड बनेगा तो किंग हो जाएगा, अगर हम चुन करके लाए तो प्रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री में है तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री, देखो पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अगर मैं बोलूं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। पर कंट्री का हेड कौन होता है, गवर्नमेंट का नहीं, कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हेड ऑफ द स्टेट, हेड स्टेट लिखते हैं, मतलब है कंट्री। यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, स्टेट मतलब अलीगढ़, वो सॉरी ये नहीं यूपी नहीं हो गया, स्टेट मतलब कंट्री यहाँ पे, ठीक है, ब्रॉडर टर्म है। तो रिपब्लिक मींस द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हमारा जो हेड है वो हम चाहे डायरेक्टली इलेक्ट करें चाहे इनडायरेक्टली इलेक्ट करें, लेकिन हम ही इलेक्ट करेंगे, पीपल ही इलेक्ट करेंगे। एज इन केस ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट इज, हमारे केस में, इंडिया के केस में हमारा जो प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ये मैं समझा भी चुका हूं। हम एमपी एमएलए को वोट देते हैं, एमपी एमएलए हमारा वोट जाके आगे जाके कास्ट करते हैं, इससे प्रेसिडेंट बाकी पोस्ट चूज करते हैं। तो हमारी वोट इनडायरेक्टली किसको पड़ गया, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इनडायरेक्टली वोट किया, ठीक है, बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज ऑफ द इंडिया। तो ये इनमें से कोई एक प्रेसिडेंट चुना जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली। अब आओ जो सोशलिस्ट स्टेट क्या होती है, तो भाई सोसाइटी की बात करना, वर्ल्ड सोशलिस्ट इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd। तो देखो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में एडेड नहीं था, ठीक है। इसको, इस सोशलिस्ट वर्ड को हमने प्रीएम्बल में, ओरिजिनल में 3 वर्ड एडेड थे, 2 बाद में ऐड किए गए, ठीक है। तो सोशलिस्ट जो वर्ड है ये बाद में ऐड किया गया, और ये ऐड किया गया 42nd नंबर के अमेंडमेंट से। टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106। 106 में से सबसे ज्यादा जो बड़ा अमेंडमेंट है वो 42nd, याद रखना। इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है कि विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, यहाँ पे लिख लो बेटा, 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें, इस अमेंडमेंट से आधे से ज्यादा चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी जो पहले छूट गई थी। ईयर देखो, ईयर है 1976, यानी 1976 से पहले जो चीजें थी वो थी, उसके बाद लगभग आधी चीजें और ऐड की गई 1976 के बाद इस अमेंडमेंट से। बहुत, जैसे ये वर्ड भी ऐड किया गया जिसकी जरूरत थी, जो कि अंबेडकर साहब ने नहीं डाला था, सोशलिस्ट वर्ड वो प्रीएम्बल में डालना भूल गए थे, या नहीं डाला था, उनकी मर्जी थी, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया। और किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया, 42nd से। अगला जो है सेकुलर जो वर्ड है वो भी बाद में ऐड किया गया। तो यानी ये 2 वर्ड जो है ना, अक्सर याद रखना, ये 2 वर्ड बाद में ऐड किए गए। ओरिजिनल में सिर्फ 3 वर्ड थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक आर इन, यानी एसडीआर इन द शॉर्ट फॉर्म, मेमोनिक्ट्रिक एसडीआर इज इन ओरिजिनल प्रीएम्बल, एंड एसडीआर एसएस, एसएस अगर मैं और जोड़ दूं तो एसएस मतलब हो गया सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इज इन अमेंडमेंट वाला प्रीएम्बल। अब देख लो इंडिया का सोशलिज्म कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये एबॉलिश करता है। सोशलिज्म का मतलब क्या हो गया, इस देश में किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन नहीं अलाउ होगा। इट एबॉलिशेस ऑल फॉर्म ऑफ, क्योंकि वो खुद दलित थे तो उन्होंने इस चीज पे पता नहीं कैसे वो भूल गए, बाद में ये चीज ऐड की गई कि भाई किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन इंडिया में अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी को भी इनइक्वलिटी से नहीं देखा जाएगा, और अगर समाज में इनइक्वलिटी है तो उसको खत्म किया जाएगा। ये सोशलिस्ट का मतलब भी होता है, ठीक है। ऑफ वेरियस फॉर्म बिटवीन, क्या रिच और पुअर को लगभग सोसाइटी में बराबर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और इट प्रोवाइड्स, और सबको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर चीज में। नहीं, आप एमयू का एंट्रेंस दे रहे हो, लड़के भी तो दे रहे हैं, गरीब भी दे रहे होंगे और अमीर भी दे रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि अमीरों सिर्फ दे रहे हो या गरीब सिर्फ दे रहे हो। तो ये चीज हमको कंफर्म कौन करता है, यानी अगर मान लो कि सिर्फ अमीर को देने दे रहा है, गरीब को नहीं देने दे रहा है, तो आप आवाज उठाओगे ना।
तो ये जो आप जो धरने वरने लगते हैं जब पेपर लीक हो जाता है कुछ, तो ये जो आवाज़ उठाई जाती है वो किस वजह से आवाज़ उठाई जाती है? क्योंकि हमारा हक है, सोशलिस्ट स्टेट है हम, हमारा हक है कि हमें भी वो, अगर हम इक्वल हैं, अगर मेरी एज 22 साल है और सामने वाली की एज 22 साल है, हम दोनों ही एक जॉब के लिए एलिजिबल हैं, तो आपने उसे जॉब देने के लिए अप्लाई करने के लिए बुला लिया पर मुझे नहीं बुलाया जबकि मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरे साथ तो गलत किया ना आपने। तो मेरा हक है, तो मुझे ये चीज़ आप प्रोवाइड करिए। ठीक है, अब आ जाओ, इट फुलफिल्स मिनिमम नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन, और साथ में क्या होता है, हर सिटीजन की मिनिमम नीड पूरी करना भी इसका काम होता है सोशल। यानी कि भाई मिनिमम नीड क्या होती है बच्चों, आपकी मिनिमम नीड क्या है? एजुकेशन इज द मिनिमम नीड, बिल्कुल ठीक है। रोटी कपड़ा और मकान डायलॉग सुना होगा, दैट इज द मिनिमम नीड। उसके ऊपर जो भी है ना वो आपकी पर्सनल नीड है। मोबाइल इज नॉट अ मिनिमम नीड, एजुकेशन इज नॉट अ मिनिमम नीड। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, दैट इज योर चॉइस। एजुकेशन लेना आपकी चॉइस है, मैं जबरदस्ती थोड़ी मारपीट के एजुकेशन दिला दूंगा किसी को। नहीं मैं आपको वो नहीं, मैं समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो रोटी कपड़ा और मकान क्या है, ये डायलॉग याद रखना। रोटी क्या है, बेसिक नीड है, भूख लगती है ना, तो रोटी सबसे पहले याद है, रोटी में चावल भी आ गया नो डाउट। ठीक है, कपड़ा बेसिक नीड है यार, कपड़ा नहीं पहनोगे तो कैसे रहोगे। और मकान, घर चाहिए ना, शेल्टर। मकान का मतलब ये नहीं कि 3 BHK ही चाहिए, ठीक है, शेल्टर, ढकने के लिए सर चाहिए। तो वो क्या हो गया, आपके बेसिक नीड्स हो गया। और सोशलिस्ट स्टेट उसी स्टेट को, यानी इंडिया को ये क्या कह रहे हैं, इंडिया को ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारी कंट्री कैसी सॉवरेन है सॉवरेन हमारी कंट्री, लगता है आपको? ये तो उन्होंने बोला है, आपको ये लाइन पढ़ के लग रहा है हम अपने काम खुद से कर रहे हैं सारी कंट्री के? ये वर्ड जस्टिफाइड है? हम अपने जो मैटर्स हैं या अपनी जो भी डिप्लोमेटिक्स मीटिंग्स हैं दूसरी कंट्री के साथ खुद से कर रहे हैं, या किसी और को बुला रहे हैं हमारे मसले सॉल्व करने, खुद से कर रहे हैं? तो ये वर्ड ठीक है ना, यानी कि सॉवरेन। कि डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी का एक मतलब ये भी हो गया, एक गवर्नमेंट हमेशा नहीं कंटिन्यू करेगी, इलेक्शन भी 5 साल के लिए होते हैं ना, और 5 साल पे नहीं तो क्या है, एक गवर्नमेंट भी चेंज होती रहेगी। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये भी होता है कि एक गवर्नमेंट ऐसे नहीं कि 40 साल तक बैठी हुई, वो ये अलग बात है कि जीतती जा रही है तो बैठ रही है, लेकिन ऐसे नहीं बैठ सकती। रिपब्लिक मतलब क्या हो गया, हेड, भले गवर्नमेंट में हेड पीएमओ, पर हमारा मेन हेड तो प्रेसिडेंट ही होगा। ठीक है, जो क्या है थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को भी कंट्रोल में रखेगा। गवर्नमेंट कुछ गलत फंक्शन करके तो प्रेसिडेंट टोक सकता है, वो अलग बात है कि डर के मारे टोकता नहीं है, इंडिया में डरपोक है। ठीक है, कहीं सुन लिया तो मुझे अरेस्ट करवा दे कल सुबह तक। खैर, सोशलिस्ट स्टेट पे आ जाओ। सोशलिस्ट मतलब क्या था बेटा, जहां पे आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट दो, सबके लिए इक्वलिटी की बात करो, एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने की बात करो, रिच एंड पुअर में गैप खत्म करो, खाना वाना प्रोवाइड करो, शेल्टर प्रोवाइड करो। और सेकुलर पे आ जाओ। सेकुलर वर्ड भी बाद में ऐड किया गया 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट। इंडियन सेकुलरिज्म इज, इंडिया में जो सेकुलरिज्म का मतलब है इन हिंदी, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव, यानी कि ऑल रिलीजन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि सारे रिलीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है। और स्टेट, अगेन स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, कंट्री का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। अब कोई बोल दे कि मैं हिंदू रिलीजन में हूं, या फिर ये हिंदू राष्ट्र है, या फिर ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये भी क्रिश्चियन राष्ट्र है, नहीं भाई, ये कोई राष्ट्र है ही नहीं। ये सिंपली आपका क्या है, एक कंट्री है जहां पे सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं। हाँ, आप मेजोरिटी में हो सकते हो, मैं माइनॉरिटी में हो सकता हूं, लेकिन कोई एक रिलीजन है इस कंट्री का तो नहीं, यहाँ कोई रिलीजन नहीं। इट इज अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर इज अ वर्ड विच मीन्स कि यहाँ कोई रिलीजन है ही नहीं। सेकुलर मतलब रिलीजन, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब देखो ये जो 2 अमेंडमेंट है, सोशलिस्ट और सेकुलर, अच्छा जो चीजें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे याद रखना, वो कभी भी रिमूव नहीं की जा सकती। यानी जो ये जो ऊपर वाले 3 वर्ड हुए ये रिमूव नहीं हो सकते, लेकिन ये जो बाद के जो अमेंडमेंट वाले, यानी अमेंडमेंट का फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर, या फिर ये अमेंडमेंट, ये जितनी भी चीजें बाद में है ना, दे कैन बी रिमूव्ड, उनको हटाया जा सकता है, क्योंकि ओरिजिनल का पार्ट नहीं है। ये एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे रखा है। अभी रिसेंटली हुआ भी है कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को हटाने की कोशिश की अभी वाली गवर्नमेंट ने। सोशलिस्ट वर्ड हटा दी तो जाहिर सी बात है रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंस खत्म करना चाह रही थी। तो भाई खत्म करेगी तो सबसे पहले तो आपको बेसिक वर्ड हटाना पड़ेगा ना, देन उसका कानून हटाना पड़ेगा आपको। तो ये क्या बेसिक वर्ड है, देन इसके अंदर चैप्टर है आपके कहाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में और फंडामेंटल ड्यूटीज में, सेकुलर सॉरी सोशलिस्ट के बारे में दिया हुआ है डिटेल में। तो यहाँ से रिमूव होगा तो कहाँ, चैप्टर के अंदर से भी रिमूव होगा यानी इस कंट्री में कोई सोशलिस्ट चीजें होंगी ही नहीं। तो हटाने के पीछे मकसद क्या है, कोई चीज अगर आप हटा रहे हो तो उसके पीछे का मकसद क्या है? ठीक है, अच्छा आप इन्हें तो हटा नहीं सकते, वरना इन्हें भी हटा देते, डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप कर देते राजा वाला रूल, लेकिन वो आप कर नहीं सकते। ठीक है, तो कर जो सकते हो इन्हें हटा सकते हो। सेकुलर यानी आप रिलीजन वाला पॉइंट हटा करके इंडिया को एक पर्टिकुलर रिलीजन की तरफ लेकर के जाना चाह रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, ये इन्होंने कानून पास किया पार्लियामेंट में, और सुप्रीम मेजोरिटी एक ही गवर्नमेंट की इस टाइम, कानून पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया कि नहीं ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, कानून को चेक करना। चेक किया उसने, रिट पड़ी, लोगों ने रिट डाली और उसको स्टॉप किया गया कि नहीं इस पर अभी सुनवाई होगी, अभी केस चल रहा है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, ये रहना है या रिमूव होना है, ये 2 वर्ड, वो तब आएगा जब आएगा। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दे रिमूव कर दो तो ये चीज हट जाएगी, तो फिर रिलीजन एक डिक्लेयर हो जाएगा कंट्री का। ठीक है, और क्या होगा साथ में, रिच एंड पुअर के बीच में इनइक्वलिटी वाला आपको हर जगह दिखेगा। नहीं कि मैं चाहूंगा तो सिर्फ यहाँ पे लड़कियां पढ़ाऊंगा, या सिर्फ चाहूंगा तो लड़के पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सिटी सिर्फ लड़कों के एडमिशन लेगी। ठीक है, वो फिर अपने हिसाब से डिसाइड करेगी, जो अब तक उनको एक गवर्नमेंट के अंदर प्रोसेस में करना पड़ा था। ठीक है, जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं करते हैं कि हमें तो भाई 20 सीटें पे इनको ही लेना है, जिनको हमें लेना है, पहले से डिसाइड रखते हैं। ठीक है, ये 20 सीटें रिजर्व्ड हैं, ये इसमें सिर्फ अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, जो इतनी फीस पे करेगा वो पढ़ेगा। वो चीज गैप जो है ये खत्म करता है सोशलिस्ट।
ठीक है, लेकिन अगर ये चीज हट जाएगी तो वो गैप खत्म, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी उसे फॉलो नहीं करेगी, एमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो ये भी उसको फॉलो नहीं करेगी, फिर ये कहेगी सिर्फ अमीर अमीर के एडमिशन लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा आएगा भाई, हम क्यों आप गरीबों को ले, ये भी मना कर देगी, पैसे कमाएगी भी, ठीक है। तो वो सारी चीजें बची रहती हैं बिकॉज ऑफ बी आर अम्बेडकर साहब और उनके बाद के लोगों की। तो आज हम इसको कुछ पॉइंट्स रह गए, इसको यहीं छोड़ते हैं, 2-3 पॉइंट इसको कल कंटिन्यू करते हैं, अगली क्लास कर लेते हैं, बहुत टाइम इसमें हो गया, काफी डिटेल में हम चले गए।